हाँ जी अशरफ साहब, क्या हाल है? गालिब सर आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? सही, बढ़िया। आपकी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ भाई। हाँ जी, क्या बात करेंगे? बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात करते हैं, क्योंकि आप एक इंसाफ पसंद आदमी हैं। लेकिन फिर मेरा मसला, जो आपने पहली बार मैं आया था, मैंने वो एवोल्यूशन के बारे में आपने कहा मेरी वीडियोस देख कर रहे। तो लेकिन अच्छा, मसला मुझे एवोल्यूशन पे ये अटकता है कि एक तो एवोल्यूशन में इतनी अक्ल कहाँ से आई, ये शूर कहाँ से आया? एक तो ये सवाल। एवोल्यूशन में अकल और शऊर तो है ही नहीं है। जैसे दरिया ऊपर से नीचे उतरता पहाड़ों से, तो उसमें अकल और शऊर होता है कि उसे पता होता है कि उसने नीचे उतरना? नहीं, वो तो उसके अलावा, मतलब जानदारों में। हाँ तो मुझे बताएं ना, दरिया में शऊर होता है कि उसने ऊपर से नीचे उतरना है? बताएं तो सही, होता है या नहीं होता? उसमें जी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? और अगर शऊर नहीं होता तो वो फिर ऐसे घूमता फिरता नीचे समंदर तक कैसे चला जाता है, अगर शऊर नहीं होता तो? बताएं। वो सही बात है, उनमें शूर नहीं होता है, लेकिन हम चूंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस के तहत नहीं चाहते। तो एवोल्यूशन भी तो एक नेचुरल प्रोसेस ही है। जरूरी नहीं, तो नहीं है हमें कि नेचुरल प्रोसेसेस इंटेलिजेंट तो नहीं होते, अकल तो जैसे नहीं आप होती। सर, जैसे आप इस वक्त बात कर रहे, मतलब आपके अंदर इतनी अक्ल है, शूर है, इल्म है। ये मैं सोच रहा हूँ कि ये खुद से ऐसा नहीं हो सकता है। भैया जो मेरी अकल और मेरा शऊर है वो भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही आया, और नहीं, एवोल्यूशन भी जो भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही आई। आप अभी किसी को कह रहे थे उस फलस्तीन के बारे में, वो ऐसा ऐसा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक मतलब बेशूर से, जिससे हम पैदा हुए, वो ऐसी बातें नहीं कर सकता है। कर सकता, जब क्यों तक कि नहीं कर उसके अंदर सकता? जब तक कि उसके अंदर कोई अच्छा शूर और बहुत आला तरीन जहानत पीछे ना हो। नहीं, एवोल्यूशन में किसी जहानत की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास इस बात का सबूत है कि कोई जहानत की जरूरत नहीं। एवोल्यूशन क्या करती है? जी, एक जगह थी, वहां पे सारे जानवर जमीन पे रहते थे और दरख्त उग गए। अब रहने की जगह दरख्तों पे भी है ना अब, ठीक है? तो अब उन्हीं नहीं में से सर। कोई जानदार, मेरी बात पूरी सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, काटना नहीं है मुझे भी। जी जी सर। ठीक है? अब दरख्तों में भी एक पूरी दुनिया एग्जिस्ट करती है, इतनी टहनियां, इतना पूरा ऊपर रहने की जगह है, इतने फल लगते हैं, सब कुछ लगता है। तो उन्हीं में से कोई जानदार जो है वो दरख्तों पर चढ़ने के लिए काबिल आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। पहले ऐसा होगा कि वो दरख्त के 1 फुट तक चढ़ सकता है, फिर 2 फुट तक चढ़ेगा, फिर वो दरख्त के ऊपर जाएगा, फिर दरख्तों में रहेगा जमीन पे, फिर काम जो है वो खाना दरख्तों पर तलाश करेगा। फिर एक वक्त आएगा कि उसी का कोई डिसेंडेंट्स ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों की बातें हैं, 10 लाख साल की बातें हैं, उनमें से कोई फिर दरख्तों पे ही रहने लग जाएगा, वो उतरेगा ही नहीं जमीन पे। तो भैया ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे दरिया ऊपर से पहाड़ों से उतरता है और उतरता चला जाता है, इस तरह से एवोल्यूशन भी जानदारों को एक खास डायरेक्शन में लेती जाती है, जहां पे उन्हें सर्वाइवल की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पे उन्हें सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा मिलते हैं, खतरा कम होता है, जहां पे उन्हें न्यूट्रिशन ज्यादा मिलती है, जो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आमतौर पे जानदार फिर उस तरफ ही निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि जो उस चीज का फायदा उठाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सेक्स करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है? एनवायरमेंट एक में मिनट। फिटनेस ये होती है कि जो जानदार सबसे ज्यादा फिट होता है उसको सेक्स की उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे अपनी नस्ल आगे बढ़ाने का उतना मौका मिलता है, और वो अपनी नस्ल को कामयाबी से जवान कर सकता है। फिर उसके जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स जिन्होंने उसको दरख्त पे चढ़ने की काबिलियत दी है, वो जीन्स के पास सरवाइव करने का ज्यादा चांस होता है। फिर क्या होता है कि फिर वो जीन उससे आगे चले जाते हैं। फिर अगर पहले दरख्तों की तरफ चढ़ने में 1% इंप्रूवमेंट हुई थी, तो अगली जनरेशन में 0.1% और हो जाएगी, 1000 जनरेशन बाद 10% इंप्रूवमेंट हो जाएगी, 1 लाख जनरेशन बाद हो सकता है 50% इंप्रूवमेंट हो जाए। तो 50% इंप्रूवमेंट जब दरख्तों पर चढ़ने की तरफ होगी, तो तब तो खाता बिल्कुल ही बदल जाएगा। ये बातें
सर ये जो हम बोल रहे, आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये एवोल्यूशन में कैसे हुआ? उस जो लाशऊर था, कुछ नहीं था उसमें, यानी बेशऊर था, उसमें ये बोलने की, सोचने की सलाहियत कैसी आई? यार बेसिकली एवोल्यूशन कैसे होती है, एक जीन होता है, जीन जो है वो जैसे एक एक जिस तरह से एक लेटर्स होते हैं लिखाई में, उस तरह से होता है, ठीक है। और वो जी, जीन जो है वो एक खास चीज को बताता है कि ये चीज ऐसे बनेगी, ठीक है। और वो जी, जीन जो है वो कैसे बदलता है, जब वो जीन कॉपी हो रहा होता है तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं। वो गलती जो है, अगर तो वो गलती उस शख्स को फायदा देती है, उस स्पीशीज को, तो वो गलती जो है उसकी सर्वाइवल एडवांटेज उसको देने लग जाती है। अगर वो उसे फायदा नहीं देती बल्कि नुकसान देती है, तो वो जानदार मर जाता है, ठीक है। तो वो इस प्रोसेस के थ्रू, सुने मेरी बात, इस प्रोसेस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ जो अच्छी चेंजेस होती हैं वो ही अगली जनरेशन में जा सकती हैं। क्योंकि अगर बुरी चेंज अगली अगली जनरेशन में जाएगी तो कुछ देर बाद वो जनरेशन मर जाएगी। वो जनरेशन खुद नहीं मरेगी तो उसके डिसेंडेंट्स मर जाएंगे, और जो अच्छी चेंज होगी जेनेटिक, वो ही सिर्फ आगे कैरी ऑन होगी। इस प्रोसेस के थ्रू चीजें जो है वो क्या होती हैं, इवॉल्व होती हैं, ठीक है। एक जानदार है, वो उसने दरख्तों पर चढ़ना है और उसके नाखून नहीं है, तो सर एक सर वक्त ये ऐसी म्यूटेशन हो, यार सुनो पहले बात भाई, अभी काटो नहीं। एक वक्त ऐसी म्यूटेशन होगी कि उसके नाखून थोड़े थोड़े ऐसे होंगे वो ग्रिप कर सकता है दरख्त। फिर वक्त आएगा कि और थोड़े ग्रिप कर सकता है, फिर और ग्रिप कर सकता है, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उसके पास ऐसे नाखून होंगे वो बाकायदा दरख्त को ऐसे पकड़ेगा कि छुड़ाना भी मुश्किल होगा। तो वो इसको ये एडवांटेज देगा कि वो दरख्तों के ऊपर कहां कहां ऊपर चला जाएगा, वो जाके वहां रहता रहेगा, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस छोटी छोटी ग्रेजुअल चेंजेस के थ्रू ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स जब मल्टीप्लाई होती हैं, तो ऐसी इस किस्म के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि फिर आने वाले वक्त में क्या करते हैं, उस जानदार के लिए बहुत बहुत एडवांटेज देती है और वो एक डिफरेंट स्पीशीज बन जाता है, ठीक है। सर एक बात है ना, जो मैं मान रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब इंसान के हाथ ग्रोथ करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हुआ, लेकिन मैं सर यूं कह रहा हूँ कि ये जो शूर और बोलने की सलाहियत और दुनिया में मुख्तलिफ लैंग्वेज का होना, ये मेरे ख्याल से एवोल्यूशन, मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा एवोल्यूशन से हो सकता है। तो भाई एवोल्यूशन भी देखें, आज से 3 लाख साल पहले तो इंसान नहीं बोलता था, हमें तो एग्जैक्टली आज ये पता है कि इंसान ने कब बोलना शुरू किया। आज से 37,000 साल पहले इंसान ने बोलना शुरू किया, क्योंकि ब्राका वही और वही वेर्नाकी सर एरिया, सर एक मिनट मैं कह रहा हूँ भैया, एक इंसान ने। मिनट, एक ओ भैया, चुप चुप चुप, बोलना नहीं अभी। जब तक आप जो बात पूछ रहे हो ना, जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक नहीं बोलने आप। तो सिंपल सी बात यह है कि हमें आज ये पता है कि दिमाग में दो ऐसे हिस्से हैं दिमाग के अंदर जो कि हमें बोलने की सलाहियत देते हैं। वो दोनों हिस्से आज से तकरीबन 37 से 50,000 साल पहले इवॉल्व हुए थे, उससे पहले जुबान नहीं होती थी, ठीक है जी। तो आप जो कह रहे हो ना कि जुबान कैसे इवॉल्व हुई, साइंस और न्यूरो साइंस और एवोल्यूशन एग्जैक्टली इस बात को जानते हैं कि दो दिमाग के हिस्से जिन्हें वर्नैकी और ब्रोकास एरियाज कहा जाता है, वो दोनों के दोनों आज से 37 से 50,000 साल पहले इवॉल्व हुए थे, और तब से इंसान ने बोलना शुरू किया। तो आप ये कह रहे हो ये कैसे हो सकता है, मैं आपको ये बता रहा हूं ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो साइंस को एग्जैक्टली ये बात पता है, ठीक है। आपको सिर्फ लग रहा है हर बात में, साइंस को एग्जैक्टली पता है, और साइंस एग्जैक्टली ये बातों के जवाब दे चुकी है। अब मसला यह है कि आप इन बातों को पढ़ने में अगर तवज्जो देंगे, समझेंगे, खुद जाएं गूगल पर सर्च करें कि इंसान में स्पीच कब इवॉल्व हुई, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कब इवॉल्व हुई, क्योंकि इस बारे में पूरा नॉलेज है और इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सारी एक्सप्लेन्ड है प्रॉपरली। तो जो आप सर जिस बात सर पे आप हैरान हो रहे हो, एवोल्यूशन उसे एक्सप्लेन कर चुकी है ऑलरेडी। सर साइंस को एज ए फैक्ट ये कैसे मालूम है? यार आप जाएं, आप पढ़े ना इस बारे में, आपको फिर पता चल जाएगा, ठीक है। चलें, काफी टाइम आपको मैंने दे दिया, मैं आगे चल रहा सर हूँ। एक मिनट, एक सवाल और है ध्यान सर, से सुनिएगा इन प्लीज बातों, प्लीज 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 सर, एक मैं आगे जा रहा हूँ भाई एक अब। सर एक सवाल ये है कि जो मुख्तलिफ ज़बानें हैं दुनिया में, एक तो ज़ुबान का होना मुतलक, तो दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ ज़बानें, अलग अलग लैंग्वेजेस, ये कैसे हुई जी, और ये क्यों हुई? और लास्ट सवाल मेरा सर ये है कि ये दुनिया वजूद में क्यों आई? अच्छा, अब आपने फिर वही उधर छलांग लगा दी, वजूद में क्यों आई। यार क्यों जी का जवाब नहीं होता किसी के पास भी, ठीक है। ये मजहब भी कहता है कि उसके पास है, मगर वो झूठ बोलता है, उसके पास भी नहीं है क्यों का जवाब, ठीक है।
दूसरी बात यह है कि जुबानें इवॉल्व इसलिए होती हैं कि वक्त के साथ साथ इंसान आने वाली जनरेशंस में मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ तरीकों से बयान करना शुरू कर देता है, तो जुबान बदल जाती है। आज आप और मैं जो जुबान बोल रहे हैं ना, आप 1000 साल पीछे चले जाएं, जो आपका 1000 साल पुराना परदादा था ना, वो ये जुबान नहीं बोलता था। उर्दू हिंदी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कश्मीरी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, पंजाबी 1000 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है। और वो कोई और जुबान बोलते थे, मगर वक्त के साथ साथ एक एक दो दो तीन तीन लफ्जों के बदलने के साथ एक जनरेशन में अगर 100 लफ्ज बदल गए तो अगली जनरेशन में फिर 100 लफ्ज बदल गए, उससे अगली में 100 बदल गए, तो जब 1000 साल गुजरेगा तो तब तक 1 लाख जुबान, एक ही जुबान में 1 लाख अल्फाज बदल जाएंगे। जब 1 लाख लफ्ज एक जुबान में बदल जाएंगे तो जुबान बदल जाएगी, सिंपल सी बात है। ये तो बहुत आसान है समझने वाली बात। और जिस तरह जुबान बदलती है, एवोल्यूशन भी ऐसे ही काम करती है, क्योंकि जुबान जो काम डिफरेंट लफ्जों के साथ कर रही होती है, वही काम एवोल्यूशन डीएनए के साथ कर रही होती है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, चलें फिर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।